Hello, my student. Good morning. Suprabhat. Welcome to BSc Government Senior Secondary School. पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 कॉमर्स है और लेक्चर नंबर 5 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि सर अर्थव्यवस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उसकी केंद्र समस्याएं क्या होती है, ये आज हम पढ़ने वाले। तो ध्यान रखना, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक्स है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन की पिक है वो व्हाट्सएप पे आप सेंड कर देना ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन है जो बता सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। तो चलिएगा, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम टॉपिक्स पर चलते हैं। तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में अपन कहते हैं इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी। ठीक है, अब इस इकोनॉमी होती क्या है तो देखना, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जो लोगों को जीविका है जो प्रदान करती है। जीविका का मतलब क्या होता है सर? रोजी रोटी से। जीविका का मतलब होता है रोजी रोटी से। ठीक है, बिल्कुल सर। अर्थात दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि किसी देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का ढांचा या बनावट होती है। ठीक है, अगर किसी देश के अंदर लोगों को अगर जीविका प्रदान हो रही है, रोजी रोटी अगर मिल रही है तो वही क्या है? अर्थव्यवस्था है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सर एक क्षेत्र होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक क्षेत्र है। ठीक है, और उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है तो सर एक तो आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है, दूसरी होती है सामाजिक क्रिया। दूसरी कौन सी है? सामाजिक क्रिया। और तीसरी क्रिया है वो राजनीतिक क्रिया है। तीसरी कौन सी है? राजनीतिक क्रिया। ठीक है, समझ में आया? अगर किसी क्षेत्र के अंदर आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया और राजनीतिक क्रिया होती है तो वही आपकी क्या है? अर्थव्यवस्था। समझ में आया? इसकी बनावट होती है, इसका स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है सर, मतलब अर्थव्यवस्था क्या है तो सर अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र होता है जहां पर आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया और राजनीतिक क्रिया होती है। ठीक है सर। दूसरी चीज कि अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थशास्त्र के नियम या सिद्धांत उसको अपनाया जाता है। ठीक है सर। अब देखो कि इस अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की है। पहली है आपके बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी है आपके खुली अर्थव्यवस्था, तीसरी है आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चौथी है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था और पांचवी है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर देखो, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पहले आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो है सर बंद अर्थव्यवस्था। तो देखो, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध नहीं होता। क्या कह रहा हूं? जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। मतलब जैसे भारत है और भारत के अंदर ही अगर सभी आर्थिक क्रिया हो रही है और अगर अन्य देशों से अगर कोई आर्थिक संबंध नहीं है तो वो कौन सा है? बंद अर्थव्यवस्था। समझ में आया कितने हैं? ठीक है, फिर कह रहा हूं खुली अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन सी है? खुली अर्थव्यवस्था। तो सर जिस अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है तो उसे क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। मतलब भारत से अमेरिका या यूएसए कह सकते हैं। इंडिया से अगर यूएसए के बीच में अगर कोई आर्थिक संबंध हो रहा है तो वो किस में जाएगा? खुली अर्थव्यवस्था के। और अगर जस्ट सपोज केवल इंडिया में एक आर्थिक क्रिया हो रही है और इसका संबंध अगर अदर देश से नहीं हो रहा है तो वो कौन सी है? बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब एक देश की सीमा के भीतर जो भी आप आयात निर्यात कर रहे हैं तो वो आपके बंद अर्थव्यवस्था। और एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, माल बेच रहे, माल खरीद रहे, तो वो आपके खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है सर। फिर देखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी है आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
जिसको आप लोग बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो देखो ये क्या होती है, तो सर वह अर्थव्यवस्था है जिसमें समस्त आर्थिक क्रियाएं बाजार की स्वतंत्र शक्तियों से निर्धारित होती है और इसके अंतर्गत उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग संबंधित निर्णय बाजार की शक्तियों अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, और इसमें जो भी आर्थिक क्रिया होती है वो सब किस पर निर्भर करती है, तो सब वो सब बाजार की स्वतंत्र शक्तियों पर निर्भर करती है, मार्केट पर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी प्रोडक्शन है, जो भी एक्सचेंज है, जो भी कंज्यूम है, उन सभी का जो निर्णय है, मतलब प्रोडक्शन से संबंधित कोई भी निर्णय है, कोई विनिमय से संबंधित है, कोई उपभोग से संबंधित है, तो कोई भी डिसीजन है वो किस बेस पे लिया जाता है, तो सर वो बाजार की क्रियाओं के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, मार्केट की पावर क्या है उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है, यानी कि वहां पर क्या देखते हैं, डिमांड और सप्लाई, ठीक है, मांग और पूर्ति के द्वारा निर्णय लिया जाता है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सर इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। समझ में आया? ठीक है सर, यानी कि ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर इसका जो स्वामित्व होता है, जो नियंत्रण होता है, वो निजी पर्सन के हाथ में रहता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहता है। दूसरी चीज कि इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो कौन सी होती है, मशीनों की होती है। ठीक है, इसका जो कंट्रोल है वो कौन करता है, निजी व्यक्ति करता है, प्राइवेट सेक्टर। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर, मशीनों से उत्पादन क्या होता है, क्योंकि मशीनों से अगर आप मशीनों पे अगर काम करवाओगे तो इससे आपकी लागत कम आती है, खर्चा कम आता है और लाभ अधिक होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर कह रहा हूं समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको आप योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं और इसको आप नियोजित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को या नियोजित अर्थव्यवस्था को एक ही बात है। तो देखो ये क्या होती है, तो वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन, उपभोग संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के अनुसार लिए जाते हैं। देखना, समाजवादी में उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, इन सब में जो भी आर्थिक निर्णय है वो कौन लेती है, सरकार लेती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी आर्थिक निर्णय वो कौन लेगी, सरकार लेगी। समझ में आया? जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी निर्णय लेना है वो किस बेस पे लिया जाएगा, बाजार की शक्तियों के आधार पर। ठीक है, जहां पर मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, कि भाई डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है, जबकि यहाँ पर सरकार के हाथ में रहता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसमें मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण, जबकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है सर, लाभ कमाना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, जबकि इसका क्या है, सामाजिक कल्याण करना होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर एक ना तीसरी अर्थव्यवस्था है, तो सर तीसरी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित के अंदर क्या होगा, पूंजीवादी भी सम्मिलित है और समाजवादी भी। ठीक है, बिल्कुल सर। मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का क्या है, मिश्रण है, और इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं सरकार तथा बाजार द्वारा सम्मिलित रूप से निर्धारित की जाती है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी आर्थिक निर्णय है तो इसमें बाजार अर्थव्यवस्था और सरकार ये दोनों मिलकर क्या करती है, निर्धारित करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों सम्मिलित हो गए। ठीक है सर। फिर देखो कि सर ये आर्थिक नियोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन क्या होता है, तो देखो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया से जिसमें सरकार या अन्य नियोजन संस्थाएं पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास के लिए भविष्य की नीतियों को निर्धारण करती है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, आर्थिक निर्णय, कि भाई फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है, घटाना है, तो उसका जो भी आर्थिक निर्णय निकल रहा है वो कौन लेती है, सरकार लेती है। समझ में आया? बिल्कुल सर। आर्थिक नियोजन के अंदर जो भी डिसीजंस होगी वो कौन लेती है,
सरकार लेती है, ठीक है। सरकार या कोई भी अन्य नियोजन संस्था है वो क्या करती है, पहले से डिसाइड कर देती है इसका उद्देश्य क्या रखना है, ठीक है, कि भाई 2022 चल रहा है, 2023 के अंदर कितना प्रोडक्शन करना है या कितना नहीं करना है, कितनी मात्रा बढ़ानी है, कितनी मात्रा घटानी है। तो ये जो सारा उद्देश्य है ये पहले से डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि भाई नेक्स्ट अगले फ्यूचर में आपको क्या प्लानिंग करनी है। समझ में आया? ठीक है, वापस देखना बंद अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा, तो सर जब एक ही देश की सीमा के भीतर जो भी आप आर्थिक क्रिया करोगे तो वो आपके जाता है बंद अर्थव्यवस्था। इसमें एक देश से दूसरे देश के बीच में जो भी आर्थिक संबंध होते हैं, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था जिसमें समस्त आर्थिक क्रियाएं बाजार की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है, और इसमें उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय, इन सब का जो निर्धारण है वो बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। समझ में आया? यानी कि मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, ठीक है। इसका नियंत्रण कौन करती है, निजी व्यक्ति के हाथ में रहता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन होता है मशीनों के माध्यम से करवाया जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे कॉस्ट कम आती है और प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, ठीक है। और इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली जहाँ पे सबसे ज्यादा लाभ मिलता है वहां पे उत्पादन होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी उत्पादन है, जो भी उपभोग है, उसका आर्थिक निर्णय कौन लेती है, सरकार लेती है, ठीक है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण, ठीक है, बिल्कुल सर। और मिश्रित के अंदर दोनों चीजें क्या होती है, कंपाउंड होती है, पूंजीवादी भी सम्मिलित और मिश्रित भी है। मतलब मिश्रित के अंदर निजी और सरकारी दोनों उद्यम क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, ठीक है। आर्थिक नियोजन क्या होती है, तो सर सरकार या कुछ ऐसी जो नियोजन संस्था है जो क्या करती है, सर पूर्व में अपने उद्देश्य को निर्धारित कर देती है कि भाई आफ्टर फ्यूचर में हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट तय करने हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको काम करना है, ये सब उद्देश्य क्या है, पहले से निर्धारित की जाती है। और जो भी आप नीतियां बनाते हैं, जो भी पॉलिसी आप बनाते हैं, वही आपकी क्या है, आर्थिक नियोजन है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, ठीक है। एक बार अंतर भी देख लेना, एक बार इसको नोट करो चलेगा। अब आपको देखना है सर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, या फिर ये कह सकते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था और नियोजन अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कह रहा हूँ कि बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, ठीक है, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, और इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, ठीक है। इन साधनों का जो प्रयोग है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, जबकि इसमें उत्पत्ति के साधनों का पूरा पूरा स्वामित्व किसके हाथ में रहता है, केंद्रीय संस्था मतलब सरकार के हाथ में, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखिए इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना, जबकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सामाजिक कल्याण करना, ठीक है, बिल्कुल सर। इसमें किसी भी प्रकार का केंद्र नियोजन नहीं होता, जबकि इसमें पूर्ण रूप से केंद्र नियोजन होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर इसमें कह रहे हो कि ये स्वयं संचालित आर्थिक प्रणाली है, जबकि यह संचालन स्वचालित नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल सर। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है, जबकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित नहीं है। इसमें प्रतियोगिता की स्वतंत्रता होती है, जबकि इसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव होता है। क्लियर है, ठीक है। ये अंतर देख लेना, एग्जाम में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो एक्चुअली मैंने कल अर्थशास्त्र की शाखा पढ़ाई थी, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो उसमें एक लाइन मुझे बतानी थी जो मिस हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, प्रोफेसर जे.एम. कीन्स, ठीक है। ध्यान रखना, एक लाइन जो मिस हो चुकी थी कल, जो कि आज मुझे याद थी, ठीक है, कल एक्चुअली लास्ट में मुझे याद आ गया कि यार ये तो लाइन तो मिस हो गई, तो कोई नहीं, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर देखो क्वेश्चन आता है कभी कि व्यष्टि और समष्टि
अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कैसे? तो देखो इसका आंसर मैंने लिख लिया है कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि किसी फर्म द्वारा कच्चा माल या मशीन आदि खरीदते समय उसकी कीमत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उसकी मांग पर निर्भर करती है। ठीक है, और इसके अलावा अर्थशास्त्र की सामान्य प्रकृति का जो ज्ञान है वो प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल मतलब व्यष्टि डिपेंड है समष्टि पे और समष्टि डिपेंड है व्यष्टि पे। ठीक है, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरी है। फिर देखो अर्थशास्त्र की क्षेत्र क्या है। ठीक है, यानी कि ये जो अंतर हो गया, अंतर के बाद में अगला जो हेडिंग आता है वो है इसके क्षेत्र। तो इसके 3 क्षेत्र हुए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या है कि कृषि पालन, मुर्गी पालन, ये सब जाएगा। ठीक है, द्वितीय के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, उद्योग है, कारखाने, ये सब। और तृतीय के अंदर क्या आ जाएगी, जो भी सेवा क्षेत्र है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखना आपके एक हेडिंग रहता है लास्ट, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती है, तो इसको भी अच्छे से समझना है। तो एक बार अच्छे से इसको नोट कर दो, क्योंकि अब ये लास्ट हेडिंग है। ठीक है, आज के इस वीडियो का कि अर्थव्यवस्था की जो 3 समस्याएं, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किए जाए, इसको भी देख लो। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलिएगा अगला हेडिंग से आपके अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को या अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या को एक ही बात है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो पहली समस्या आपकी क्या है कि सर क्या उत्पादन किया जाए। पहली समस्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए। तो देखो क्या कह रहा है कि सर अर्थव्यवस्था में प्रथम समस्या यह उत्पन्न है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ठीक है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ठीक है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए जिससे कि अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त किया जाए। ठीक है, और उत्पादन की जाने वाली वस्तुएं कई प्रकार की है, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं आदि। ठीक है, तो इनमें से किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, सबसे पहले यही समस्या है जो हमारे पास में उत्पन्न होती है। ठीक है, कि भाई किस वस्तु का मुझे प्रोडक्शन है जो करना है। क्लियर? ठीक है सर। तो देखो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले यही समस्या रहती है हमेशा कि कौन सी वस्तु बनानी है और कितनी क्वांटिटी में। ठीक है, कि भाई किस वस्तु का उत्पादन करना है ताकि मुझे अधिकतम संतुष्टि है वो मिल सके। ठीक है, तो भाई इस समस्या का जो समाधान है वो किस पर निर्भर होता है, उसकी अर्थव्यवस्था पे। पहली जो समस्या है कि भाई क्या उत्पादन किया जाए, इस समस्या का समाधान किस पर निर्भर होता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर, कि अर्थव्यवस्था कौन सी है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वहां पर किस आधार पर उत्पादन किया जाएगा, कीमत तंत्र और लाभ के आधार पर। जहां पर अधिकतम लाभ मिलेगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, उत्पादन होगा। ठीक है, उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। यानी कि अगर ग्राहक मान लीजिएगा किसी भी वस्तु की अगर अधिक से अधिक अगर कीमत देने के लिए तैयार है तो उत्पादक क्या करेगा, उस वस्तु का उत्पादन करेगा, क्योंकि कोई भी उत्पादक ये नहीं चाहता कि अपने लाभ को छोड़कर दूसरी वस्तु का उत्पादन करे। ठीक है, यानी कि जहां पर मैक्सिमम लाभ मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, मैं उस वस्तु का उत्पादन करूंगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर उपभोक्ता के आधार पर वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। फिर है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर किस आधार पर उत्पादन किया जाएगा, तो सर सामाजिक कल्याण के आधार पर। ठीक है, सामाजिक कल्याण के आधार पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन है जो किया जाएगा। यानी कि सरकार देखेगी कि भाई किस वस्तु का उत्पादन करना है, जहाँ पर सबसे ज्यादा कल्याण मिलेगा, सबसे ज्यादा वेलफेयर मिलेगा, जहाँ पर लोगों को ज्यादा जरूरत है, उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। मिश्रितवादी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि उचित संतुलन के द्वारा। ठीक है सर। तो
देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर एक्चुअली मैंने आपको एग्जांपल से आई थिंक पहले बताए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर कौन सा देश आता है, जैसे कि सर यूएसए अमेरिका है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। जो विकसित देश है वो किस में जाते हैं, पूंजीवादी के अंदर, ठीक है। फिर कह रहा हूं समाजवादी के अंदर, समाजवादी के अंदर जैसे कि आपका पाकिस्तान है, चाइना है, ये सब इसमें जाते हैं इसी के अंदर, ठीक है। और मिश्रितवादी के अंदर आपका भारत है, विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है, भारत, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, भारत, और पूंजीवादी में अमेरिका, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो सेकंड जो समस्या है कि सर उत्पादन कैसे किया जाए। सेकंड समस्या क्या है, उत्पादन कैसे किया जाए। तो देखो ये भी समस्या तो बड़ी है, ठीक है, कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी को अपना के प्रोडक्शन करना है, क्या लेबर की टेक्नोलॉजी अपनाए या पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाए, ठीक है। यानी कि क्या श्रम प्रधान तकनीक अपनानी या पूंजी प्रधान, ये दो टेक्निक है। उत्पादन कैसे किया जाए, तो यहाँ पर आपके पास में कितनी तकनीक है, दो है। एक तो है श्रम और एक है पूंजी। एक तो है आपके पास में पूंजी प्रधान और एक है आपके पास में श्रम प्रधान, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो कैसे उत्पादन किया जाएगा, भाई लेबर के माध्यम से करवाना है या पूंजी के माध्यम से। तो इस समस्या का जो समाधान है वो किस पर निर्भर है, उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर है। यानी कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो मशीनों के माध्यम से उत्पादन होगी, जहां पर लागत कैसे होती है, न्यूनतम आती है। और अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, श्रम प्रधान, और मिश्रित में उपयुक्तता के आधार पर, दोनों ही हो सकते, ठीक है, बिल्कुल सर। भाई लेबर के माध्यम से अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मशीनों के माध्यम से करवाओगे तो आपकी कॉस्ट कम आती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो तीसरी जो समस्या है कि सर उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। पहली समस्या क्या थी कि सर किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में, ठीक है। दूसरा था कि उत्पादन कैसे करना है, क्या लेबर के माध्यम से करो या टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। अब तीसरी है कि भाई उत्पादन करना तो है लेकिन किसके लिए करना है। तो देखो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का उपयोग, ठीक है, उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा तथा कितनी मात्रा में किया जाएगा, यह भी एक प्रमुख समस्या होती है। और अन्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था को बदलकर न्यायपूर्ण ढंग से वस्तुओं का वितरण करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। और सरकार इसके लिए कर प्रणाली है, व्यय प्रणाली का सहारा लेकर धन एकत्रित करती है, ठीक है, और निर्धन वर्ग के कल्याण हेतु उससे व्यय करती है। यानी कि जो प्रोडक्शन तो करना है, उत्पादन अब करना है, लेकिन किसके लिए, क्या गरीब व्यक्ति के लिए करना है या अमीर व्यक्ति के लिए। सिंपल सी चीज है, गरीब व्यक्ति अपने अनाज के लिए कहाँ जाता है, राशन की दुकान पे, और अमीर व्यक्ति कहाँ पे जाता है, मॉल में जाता है। क्यों, क्योंकि केवल अपने दिखावे के लिए, और गरीब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो उत्पादन किसके लिए करना है, अमीर व्यक्ति के लिए करना है या गरीब व्यक्ति के लिए। भाई पूंजी प्रधान के अंदर तो क्या होता है कि भाई अमीरों के आधार पर उत्पादन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वस्तु की कीमत ज्यादा देने के लिए तैयार है। क्योंकि 40 रुपए की वस्तु आप 100 रुपए में भी दोगे तब भी अमीर व्यक्ति है वो उस वस्तु को तो खरीद लेगा। बट निर्धन व्यक्ति भाई कैसे खरीदा। भाई यदि सभी व्यक्ति ये सोच ले कि अमीर व्यक्ति के लिए उत्पादन करना शुरू कर दे कि भाई जाओ यहाँ पे तो हमें लाभ मिलने वाला है, और यहाँ पर अगर उत्पादन करना शुरू कर दे तो भाई गरीबों के लिए उत्पादन कौन करेगा। इनको भी तो भाई वस्तु की जरूरत तो है ना, भले ही घटिया क्वालिटी की वस्तु खरीद रहे लेकिन खरीद तो रहे ना। हाँ, तो इनके लिए उत्पादन कौन करेगा भाई। अगर सब व्यक्ति ये चाहते हैं कि भाई मैं तो अमीरों के लिए उत्पादन करूं कि भाई यहाँ पर मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, तो भाई गरीबों के लिए भी तो उत्पादन करना है कि नहीं। बिल्कुल सर।
तो ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन होता है वो किस आधार पर होता है, जो उत्पादन में अधिक योगदान देता है, यानी कि अमीर व्यक्ति के आधार पर। ठीक है भाई, अगर ग्राहक यानी कि उपभोक्ता के आधार पर वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, तो सरकार है वो यहाँ पर टैक्स लगा देती है। सरकार है वो यहाँ पे क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है। किस पर, उस अमीर व्यक्ति पर। ठीक है, अमीर व्यक्ति पर टैक्स लगा देती है, जिससे कि क्या हो जाएगी, वो वस्तु की प्राइस थोड़ी महंगी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। और यदि समान चार्ज सस्ता है तो इसमें सरकार क्या करती है, सर जो अमीर व्यक्ति है उस पर कर लगाती है, तो सरकार को क्या होती है, आय प्राप्त होती है। सरकार क्या करती है, अमीर व्यक्तियों पर कर लगाती है, तो इससे सरकार को क्या हो जाती है, तो सर सरकार को आय प्राप्त होती है, इनकम। और जब सरकार को आय प्राप्त होती है तो सरकार क्या करती है, उस आय को व्यय करती है, कहाँ पर, गरीबों पर। ठीक है, यानी कि सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, अपनी आय को उस वस्तु और सेवाओं पर व्यय करती है, यानी कि गरीब व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें जो उत्पादन होता है वो किस आधार पर होता है, निर्धन व्यक्ति के लिए। ठीक है, गरीब व्यक्ति के आधार पर, जहाँ पर अधिकतम कल्याण मिलता है। और मिश्रित प्रणाली के अंदर क्या है, उचित संतुलन है। ठीक है, गरीब व्यक्ति है वो कहा जाता है राशन की दुकान पर, और ये कहा जाता है मॉल में, ये कहा जाता है मॉल में अपने दिखावे के लिए। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि गेहूं, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कहा जाता है गेहूं के लिए राशन की दुकान पर, और अमीर व्यक्ति का जाना पसंद करता है मॉल में। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, अमीर व्यक्ति पर टैक्स ज्यादा लगा देती है ताकि वस्तु क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। उससे सरकार को क्या हो जाती है, आय प्राप्त हो जाती है। और आय प्राप्त होने के बाद में सरकार क्या करती है, गरीब लोगों पर व्यय कर देती है, जिससे कि क्या हो जाएगा, आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। ठीक है सर, तो ये क्या थी अर्थव्यवस्था की क्या समस्या। अब देखना ये जो मैंने पहले समस्या बताई है, भाई किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में, इसी को अपन क्या कहते हैं, संसाधनों का विनिधान। कि अर्थव्यवस्था में किस संसाधन का उपयोग करना है, किस वस्तु या सेवा के उत्पादन में तथा कितनी मात्रा में करना है, यह निश्चित करना ही क्या कहलाता है, संसाधनों का विनिधान। क्लियर है, ठीक है सर। तो आज का ये लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। ओके, बाय।